देखो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे अपन कैपेसिटेंस की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात समझते हैं कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। जैसे कभी कभी हमें क्या चाहिए होता है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत स्मॉल टाइम के अंदर अपने को चाहिए होती है। जैसे जैसे मान लो मेरे को क्या चाहिए, मान लो मेरे को एक साथ 10,000 लीटर पानी चाहिए। एक साथ मेरे को क्या चाहिए, 10,000 लीटर पानी चाहिए। मान लो 10,000 लीटर पानी मेरे को एक सेकंड के अंदर चाहिए। तो पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है कि 10,000 लीटर पानी एक सेकंड में अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं बहुत सारी बाल्टियां या बहुत सारे बड़े बड़े ड्रम जो है पानी के वो भर के रख सकता हूं। और एक सेकंड के लिए एक सेकंड में मेरे को 10,000 लीटर पानी चाहिएगा। तो जो बहुत सारी बाल्टियां या ड्रम मैंने भर के रखे हैं उन सबका पानी जो है वो एक सेकंड में बहुत सारे लोग किसी भी चीज को दे देंगे जिसको चाहिएगा। एक ये तरीका हो सकता है। वैसे देखो क्या होता है, जैसे जब अपन फोटो खींचते हैं, जैसे पुराने टाइम में फ्लैश वाले कैमरे आते थे, देखे होंगे तुमने। उनमें क्या होता था, जब अपन क्लिक करते थे तो फ्लैश आता था। तो फ्लैश जब कैमरे का आता है तो तब अपने को क्या चाहिए होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत स्मॉल टाइम में चाहिए होती है। तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, कैपेसिटर का यूज किया जाता है। वहां पे कैपेसिटर जो है वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और जैसे ही अपने को एनर्जी चाहिए होती है, मतलब अपन बटन दबाते हैं फ्लैश आने के लिए, अपने को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो कैमरे के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत छोटे से ड्यूरेशन में दे देता है। वैसे तुमने सुना होगा कभी कभी जैसे अपने घर में पंखा स्लो हो जाता है तो अपन बोलते हैं पंखे का कंडेंसर जो है वो खराब हो गया। तो वो कंडेंसर भी एक्चुअली में क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है। पंखे को चलने के लिए जब अपन स्विच चलाते हैं तो पंखे को चलने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है स्टार्टिंग में पंखे को चलने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको कौन देता है, पंखे के अंदर लगा हुआ कंडेंसर देता है। कंडेंसर बेसिकली कैपेसिटर का एक नाम है ना। तो पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कैपेसिटर का यूज क्या होता है। कैपेसिटर का यूज ये होता है जब अपने को बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत छोटे से ड्यूरेशन में चाहिए होती है, तब अपन किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं, है ना। जैसे अपन ने पंखे के अंदर कैपेसिटर का यूज किया, या कैमरे के अंदर अपन कैपेसिटर का यूज करते हैं, अपने को बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बहुत छोटे से ड्यूरेशन के अंदर। ये कैपेसिटर का बेसिक यूज होता है ना। अब आप थोड़ी बात समझना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एसोसिएटेड होती है, एनर्जी भी एसोसिएटेड होती है। और जैसे हमने पढ़ा भी था, आपको ध्यान होगा कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं इस तरह से कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर मान लो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है ना। तो इसके साथ क्या एसोसिएटेड होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक एसोसिएटेड होती है, सरफेस से लेके इंफिनिटी तक एसोसिएटेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक एसोसिएटेड होती है, सरफेस से लेके इंफिनिटी तक। और आपको ध्यान होगा अपन ने इसकी एनर्जी निकाली थी kq²/2r। कंडक्टिंग स्फीयर की एनर्जी अपन ने निकाली थी kq²/2r। इसको सेल्फ एनर्जी बोला था अपन ने। और अपन ने देखा था कि एनर्जी जो है वो सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे ही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की एनर्जी अपन ने निकाली थी 3/5 kq²/r। वह एनर्जी जो थी वो सेंटर से लेके इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी, है ना। तो बेसिकली तो ये यहाँ पे ये जो कंडक्टिंग स्फीयर के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो सरफेस से लेके इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। क्योंकि इस कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से इंफिनिटी तक है। तो इस कंडक्टिंग स्फीयर के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो भी सरफेस से लेके इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये वाली जो एनर्जी है ये अपने काम की नहीं है।
ये एनर्जी अपने काम की नहीं है। एनर्जी अपने काम की क्यों नहीं है? क्योंकि ये एनर्जी कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड। अपने को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए, लेकिन वो एनर्जी अपने को बाउंडेड चाहिए, बहुत स्मॉल से रीजन के अंदर चाहिए। ये वाली जो एनर्जी अपनी कंडक्टिंग स्पेयर की, ये जो एनर्जी है kq²/2r, ये बिखरी हुई एनर्जी है, इसलिए ये एनर्जी अपने काम की नहीं है। मान लो अगर जमीन पे पानी फैला हुआ है तो वो पानी अपने थोड़ी काम का है। पानी अपना काम का कब होगा? जब वो बाल्टी के अंदर स्टोर होगा, है ना। मान लो बाल्टी का पानी मैंने जमीन पे फेंक दिया, तो वो पानी कोई आग बुझाने के काम थोड़ी आएगा, है ना। आग बुझाने के कौन सा पानी काम में आएगा? जो बाल्टी के अंदर भरा हुआ होगा, जो स्टोर होगा। वैसे ही ये जो कंडक्टिंग स्पेयर की एनर्जी है kq²/2r, ये बिखरी हुई एनर्जी है, सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक बिखरी हुई है ये एनर्जी। इसलिए ये एनर्जी हमारे कोई काम की नहीं है। ये एनर्जी काम की कब होती? जब ये एनर्जी एक बाउंडेड रीजन के अंदर होती, है ना, तब उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते थे, है ना। ये मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। देखो, अच्छा, कैपेसिटेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, है ना। किसी बॉडी की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को कौन दर्शाता है? कैपेसिटेंस दर्शाता है। कोई बॉडी जितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगी, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो इस चीज को बेसिकली कौन बताता है? कैपेसिटेंस बताता है ना। जो बॉडी ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगी, उस बॉडी का कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। जो बॉडी कम चार्ज होल्ड कर पाएगी, उसका कैपेसिटेंस भी कम होगा, है ना। अच्छा, पहले बताओ, ये जो छोटी छोटी सी बातें मैंने बताई कि कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, और ये वाली एनर्जी अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए काम की नहीं है। अपने को कौन सी एनर्जी चाहिए? अपने को वो एनर्जी चाहिए जो अपनी बाउंडेड हो, वो एनर्जी अपने काम में आएगी। ये बात समझ में आई ना सबको? थोड़ी थोड़ी, है ना, छोटी छोटी सी बातें। बिल्कुल, देखो और बातें करेंगे अपन और क्लैरिटी से सबको समझ में आएगा। बोलो फटाफट, सबको आया ना ये समझ में? जो बेसिक सी बात है, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। ये वाली एनर्जी अपने यस काम की इसलिए नहीं है क्योंकि एनर्जी बिखरी हुई है। अपने को ऐसी एनर्जी चाहिए जो बाउंडेड हो अपनी, है ना, छोटे से रीजन में हो, तब वो एनर्जी अपने काम में आएगी, है ना। बिल्कुल छोटी सी बात। अब देखो और बात करते हैं अपन। जैसे मान लो इस तरह से मेरे पास क्या है? कंडक्टर है, कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर है, ऐसे ऐसे, है ना। इस तरह से कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर है मेरे पास, और इस कंडक्टर को मैंने क्या दिया? क्यू चार्ज दे दिया। इस कंडक्टर को कितना चार्ज दे दिया मैंने? क्यू चार्ज दे दिया। अब कंडक्टर को जब मैंने क्यू चार्ज दे दिया, तो इस कंडक्टर के पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई। जब कंडक्टर को मैंने क्यू चार्ज दे दिया, तो इसने अपने आसपास के रीजन में क्या प्रोड्यूस की? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। इसने अपने आसपास के रीजन में क्या प्रोड्यूस की? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। तो इस कंडक्टर के साथ क्या एसोसिएटेड हो गई? एनर्जी एसोसिएटेड हो गई। इस कंडक्टर के साथ क्या एसोसिएटेड हो गई? एनर्जी एसोसिएटेड हो गई, है ना। इस कंडक्टर के साथ एनर्जी एसोसिएटेड हो गई। अब एक बात समझो तुम, जैसे जैसे अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, अपन क्या डिफाइन करते हैं? रेसिस्टेंस डिफाइन करते हैं कंडक्टर का, है ना। कि किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर, वो किसके बराबर होता है? V/I के बराबर होता है। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किसके बराबर होता है? V/I के बराबर होता है। और मैंने आपको बताया था किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, वो ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे, या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। इन चीजों पे रेसिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिफाइन नहीं करता, है ना। तो जैसे आप रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिफाइन करते हो R बराबर V/I, है ना, और जो रेसिस्टेंस है आपका कंडक्टर का, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता। वैसे ही अपन किसी कंडक्टर का क्या डिफाइन करते हैं? कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर
कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है? देखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। ये कैसे डिफाइन की जाती है? C बराबर ऐसे डिफाइन किया जाता है, C बराबर Q बाय V। C बराबर Q बाय V। जैसे रेसिस्टेंस डिफाइन किया जाता है R बराबर V बाय I, वैसे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है? C बराबर Q बाय V, है ना। और जैसे रेसिस्टेंस V और I पे आपका डिपेंड नहीं कर रहा था, वैसे ही C मतलब कैपेसिटेंस does not depends on Q and V, है ना। where V is the potential of the conductor, V अपना क्या है? potential of the conductor है, V is the potential of the conductor and Q is the charge on the conductor, Q अपना क्या है? charge on conductor है, ठीक है। अच्छा, जो अपना जो कैपेसिटेंस है वो ना Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है ना। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? अपना शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, या साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? C डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड मटेरियल, है ना। इन चीजों पे अपना कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर क्या करता है? डिफाइन करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। बिल्कुल रेसिस्टेंस वाली बात है, बिल्कुल किसकी बात है? बिल्कुल कैसी बात है? रेसिस्टेंस जैसी ही बात है सर। अब देखो और बात समझते हैं अपन। जैसे अपन ने लिखा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैसे लिखा अपन ने ऐसे लिखा कि कैपेसिटेंस C जो होता है वो Q बाय V के बराबर होता है। कैपेसिटेंस होता है C बराबर Q बाय V। तो अगर कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करें तो देखो, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, V की यूनिट होती है वोल्ट, है ना। और ये कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो याद रखनी है आपको, वो होती है फैरेड, है ना। वो क्या होती है? फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट को अपन बोलते हैं फैरेड। और 1 फैरेड जो होता है अपना, वो किसके बराबर होता है? 1 कूलाम पर वोल्ट के बराबर होता है। 1 कूलाम पर वोल्ट के बराबर क्या होता है अपना? 1 फैरेड होता है। 1 कूलाम पर वोल्ट इज 1 फैरेड। कुमकुम, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ललित, बॉडी के साथ एनर्जी इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि जैसे अपन नहीं बोलते थे कि इस बॉडी पे जैसे Q चार्ज है, तो अगर इस बॉडी पे Q चार्ज है तो इसने अपने आसपास के रीजन, इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इस बॉडी के साथ क्या एसोसिएटेड है? एनर्जी एसोसिएटेड है। वैसे अगर मैंने किसी बॉडी को Q चार्ज दे दिया तो ये अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो भी इसके साथ क्या एसोसिएटेड हो जाएगी? एनर्जी एसोसिएटेड हो जाएगी। अभी अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसके साथ कोई एनर्जी भी एसोसिएटेड नहीं है ना। लेकिन जब चार्ज दे देंगे तो एनर्जी भी एसोसिएटेड हो जाएगी, है ना। तो 1 फैरेड अपना क्या होता है? 1 कूलाम पर वोल्ट होता है। ये कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट को अपन क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं। जैसे एक बात समझो तुम, जैसे मान लो मैंने बोला कि कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी 1 इज, समझना बात को अच्छे से, मैंने ऐसे बोला कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी 1 इज 1000 कूलाम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस की यूनिट है ना कूलाम पर वोल्ट। मैंने बोला कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी 1 इज 1000 कूलाम पर वोल्ट। मतलब इस बॉडी 1 को अगर तुम 1000 कूलाम का चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल कितने से बढ़ेगा? 1 वोल्ट से बढ़ेगा। 1000 कूलाम पर वोल्ट से मतलब है अपना कि अगर अपन बॉडी को 1000 कूलाम का चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल कितने से बढ़ेगा? 1 वोल्ट से बढ़ेगा, है ना। और मान लो मैंने ऐसे बोला कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी 2 इज, कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी 2 इज 5000 कूलाम पर वोल्ट, 5000 कूलाम पर वोल्ट।
मतलब बॉडी 2 को जब मैं 5000 कूलाम का चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा। तो बॉडी 2 की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। बॉडी 2 की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इसको तो 1000 कूलाम चार्ज दोगे बॉडी 1 को तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा। बॉडी 2 को तुम 5000 कूलाम का चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा। तो बॉडी 2 का कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। बॉडी 2 का कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज जो होगी वो किसके लिए ज्यादा होगी? बॉडी 2 के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि 5000 कूलाम का चार्ज देने पर भी इसका पोटेंशियल कितने से बढ़ रहा है? 1 वोल्ट से बढ़ रहा है ना। अब और बात समझना आप, जैसे मान लो अब अपन बात करते हैं सर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेयर की। सर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेयर की, सर जैसे मान लो, सर को माइक खराब है भाई। जैसे मान लो अपने पास क्या है? एक स्पेयर है, ऐसे है ना, एक स्पेयर हो गया और स्पेयर की रेडियस मान लो r के बराबर है और स्पेयर पे कितना चार्ज है? q चार्ज है। स्पेयर की रेडियस r के बराबर है, स्पेयर पे कितना चार्ज है? q चार्ज है ना। तो कैपेसिटेंस देखो कैसे लिखा जाता है। अरे माइक तो ऑन ही है, तो अपने आप ऑन कर लेना तेरा माइक। सर है क्या ललित? यस सर, आपको सुनाई नहीं दे रहा ऑन क्या? ही है तेरा माइक। सर मेरी आवाज नहीं देखो पहुंच रही। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेयर की बात करते हैं अपन। जैसे मान लो एक स्पेयर है, इसको मैंने q चार्ज दे दिया और इसकी रेडियस कितनी है? r है ना। तो अपन ने क्या लिखा? कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं अपन? कैपेसिटेंस c जो होता है वो q बाय v के बराबर होता है। अच्छा सोचो, अगर किसी स्पेयर को q चार्ज दे दोगे तुम तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा v, वो किसके बराबर हो जाएगा? के क्यू बाय आर के बराबर हो जाएगा। ये अपन ने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में। स्पेयर वाली पूरी कहानी याद होनी चाहिए आपको। कंडक्टिंग स्पेयर का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड सब ध्यान होना चाहिए आपको। तो ऐसे स्पेयर है कंडक्टिंग स्पेयर, अगर मैं इसको क्यू चार्ज दे दूंगा तो इसका पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? के क्यू बाय आर के बराबर हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस सी कैसे लिखूंगा मैं? देखो क्यू और वी की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? के क्यू बाय आर। क्यू से क्यू कैंसिल। के की वैल्यू आप जानते हो, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अपना के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो जो सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर किसके बराबर आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर आएगा, है ना। ये कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया, है ना। और कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है? फैरेड के बराबर होती है। फैरेड को अपन कूलाम पर वोल्ट भी लिखते हैं, है ना। कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा एक सवाल मैं तुम्हें करवाता हूं। मान लो जैसे अपन जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। अगर अर्थ को अपन किस तरह ट्रीट करें? कंडक्टिंग स्पेयर की तरह ट्रीट करें, है ना। अर्थ को कैसे ट्रीट करें अपन? एक कंडक्टिंग स्पेयर की तरह ट्रीट करें तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा वो अपन निकालते हैं। अगर तुम देखोगे तो कैपेसिटेंस देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मैंने तुम्हें बोला था कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, ना तो Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। अगर एक्सप्रेशन भी देखोगे तुम कैपेसिटेंस का तो ना तो Q आ रहा है ना V आ रहा है। कैपेसिटेंस साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। तो अगर अर्थ को मैं पूरा का पूरा एक कंडक्टिंग स्पेयर कंसीडर कर लूं तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा वो निकाल रहे हैं अपन। तो देखो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला देखा अपन ने? किसी कंडक्टिंग स्पेयर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना।
किसी कंडक्टिंग स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होगा। ललित अभी देता हूं तेरी बात का जवाब, पहले ये देख ले सवाल। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो बात को समझो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये k की वैल्यू कितनी होती है, देखो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पे गलती मत करना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, और रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10 की पावर 3, 6400 इंटू 10 की पावर 3 सॉल्व करोगे तो कैपेसिटेंस जो आएगा अपने पास, इस एक्सप्रेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है अपना 711 माइक्रोफेरेड। आंसर कितना आता है, 711 माइक्रोफेरेड आता है। मतलब आप एक बात समझो, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट है फेरेड, वो कितनी बड़ी यूनिट है कि पूरी की पूरी अर्थ को भी अपन ने एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लिया, उसका भी कैपेसिटेंस 1 फेरेड नहीं हो पा रहा। तो तुम सोच सकते हो कि जो फेरेड है वो कितनी बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। मतलब पूरी की पूरी अर्थ को अपन ने एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लिया, तो भी उसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, 711 माइक्रोफेरेड आ रहा है, माइक्रो में आ रहा है। 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। इसलिए अपन किसका यूज करते हैं ज्यादातर, मिली फेरेड का या माइक्रो फेरेड का अपन यूज करते हैं, क्योंकि फेरेड जो है वो कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब क्या कह रहा है ललित तू, ज्यादा कैपेसिटेंस का मतलब क्या है ललित, तू ये देख, कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि कोई बॉडी कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है, वही उसका कैपेसिटेंस है। तो पहली वाली बॉडी को अपन ने 1000 कूलम चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ा, दूसरी वाली बॉडी को अपन ने 5000 कूलम का चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ा। पोटेंशियल को ऐसा थोड़ी अपन अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा सकते हैं। मैंने तुम्हें जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाई थी तो मैंने तुम्हें एक वोल्टेज बताया था जिसे बोला था ब्रेक डाउन वोल्टेज, ध्यान होगा तुम्हें, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होती थी 3 इंटू ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्रेक डाउन वोल्टेज की अपन ने बात की थी। मैंने तुम्हें बताया था अगर इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो अर्थ जो है वो कंडक्टर, मतलब वो एयर जो है वो कंडक्टर बन जाएगी और चार्ज लीक होना चालू हो जाएगा। तो पोटेंशियल अपन बॉडी का एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। जैसे मान ले बॉडी 1 और बॉडी 2 दोनों के लिए लिमिट 5 वोल्ट ही है, अपन 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं कर सकते पोटेंशियल। लेकिन सोच बॉडी 1 को 1000 कूलम चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से ही बढ़ा, दूसरी बॉडी को 5000 कूलम का चार्ज दे दिया तो भी इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से ही बढ़ा। तो 5 वोल्ट तक बढ़ने तक इसे अपन 5000 कूलम चार्ज दे सकते हैं, और 5 वोल्ट तक बढ़ने तक इसे अपन 25000 कूलम चार्ज दे सकते हैं। तो बॉडी 2 की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। बात आई समझ में, बोलो सबको समझ में आई ये बात कि बॉडी 2 की क्यों ज्यादा है, बॉडी 2 का कैपेसिटेंस क्यों ज्यादा है। ललित बोल फटाफट, समझ में आ गया ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर की बात कर ली, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो और बातें करते हैं अपन। अच्छा तो आपको याद क्या क्या रखना है कि कैपेसिटेंस जो है वो ना Q पे डिपेंड करता है वो ना V पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप साइज एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। देखो और बातें करते हैं अपन। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि अपने पास क्या है, एक स्फीयर है ऐसे, समझ ना बात को अब अच्छे से। अपने पास क्या है, एक स्फीयर है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, है ना। मतलब तुम ऐसे बात ऐसे समझो कि अपन क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अपन इसको कब तक चार्ज दे सकते हैं,
अपन इसको तब तक चार्ज दे सकते हैं जब तक इसका पोटेंशियल जो है, जब तक इसका जो पोटेंशियल है वो ब्रेक डाउन पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपन इसको चार्ज दे सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा चार्ज देने की अपन ने कोशिश की तो फिर इसके आसपास के रीजन में, इसके आसपास के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी, और उसके बाद आसपास की जो एयर होगी वो अपनी आसपास की जो एयर होगी वो अपनी आयनाइज हो जाएगी, जिस कारण से चार्ज लीक होना चालू हो जाएगा, जिस कारण से चार्ज लीक होना चालू हो जाएगा। तो हर बॉडी को एक मैक्सिमम लिमिट तक ही अपन चार्ज दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कितना भी चार्ज देते जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मैक्सिमम लिमिट तक ही बॉडी को चार्ज दिया जा सकता है ना। और वो मैक्सिमम लिमिट कौन सी है कि चार्ज देते जा रहे हैं, बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, जब तक ब्रेकडाउन पोटेंशियल नहीं आ जाता तब तक अपन उसको चार्ज दे सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा चार्ज देने की अपन ने कोशिश की तो फिर आसपास की एयर आयनाइज हो जाएगी और चार्ज लीक होना चालू हो जाएगा, है ना। अब आप बात और अच्छे से समझो। कुमकुम, मैंने ये बोला कि बॉडी को अपन एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कितना भी चार्ज बॉडी को दे दिया। जैसे मान लो मैं बॉडी को चार्ज दे रहा हूं तो बॉडी का पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज और दूंगा पोटेंशियल और बढ़ेगा, चार्ज और दूंगा पोटेंशियल और बढ़ेगा। लेकिन मान लो पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, उस पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बराबर हो गया। ब्रेकडाउन पोटेंशियल की बात की थी अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। अगर इसका पोटेंशियल ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बराबर हो गया तो इसके आसपास की जो एयर होगी वो आयनाइज हो जाएगी, और अगर एयर आयनाइज हो गई तो चार्ज लीक होना चालू हो जाएगा। ये बात अपन ने की थी इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। तो अपन एक बॉडी को एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कितना भी चार्ज अपन ने बॉडी को दे दिया। वो बात मैंने बताई यहां पे। अब और बात समझो। जैसे मान लो मैंने इस बॉडी को क्यू चार्ज दे दिया, मैक्सिमम चार्ज मैं इस बॉडी को क्यू ही दे सकता था। अब समझना बात को अच्छे से। अब मान लो इस स्पेयर के पास में, समझना बात को अच्छे से, इस स्पेयर के पास में मैं एक दूसरे स्पेयर को लेके आया। इस स्पेयर के पास में मैं एक दूसरे न्यूट्रल स्पेयर को लेके आया। ये न्यूट्रल स्पेयर है। ये कैसे स्पेयर है? न्यूट्रल स्पेयर है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और इसके दूर वाले सेक्शन पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। देखो स्पेयर तो तुम्हारा न्यूट्रल ही है, जितना इस पे नेगेटिव चार्ज है उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसका नेगेटिव चार्ज तो यहां इकट्ठा होना चालू हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां इकट्ठा होना चालू हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस स्पेयर के पोटेंशियल को कम करेगा। समझना बात को। इस नेगेटिव चार्ज के कारण स्पेयर का पोटेंशियल कम होगा। इस नेगेटिव चार्ज के कारण स्पेयर का पोटेंशियल कम होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस स्पेयर का पोटेंशियल बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज के कारण स्पेयर का पोटेंशियल कम होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण स्पेयर का पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ स्पेयर 1 डिक्रीजेस। ओवरऑल स्पेयर 1 का पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है ना, नेगेटिव चार्ज जो है वो स्पेयर के ज्यादा पास है, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो कम होगा। तो नेगेटिव चार्ज के कारण अगर यहाँ ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इस स्पेयर का ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा।
स्पेयर का ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस अपना सी क्या होता है, क्यू बाय वी होता है। कैपेसिटेंस सी होता है अपना क्यू बाय वी। तो अगर इस स्पेयर का पोटेंशियल कम हो गया, इस स्पेयर का अगर पोटेंशियल कम हो गया, तो इस स्पेयर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वाले स्पेयर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा क्योंकि इस वाले स्पेयर का पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। पोटेंशियल क्यों कम हो गया, नेगेटिव चार्ज के कारण कम हो गया, है ना। तो बाद में देखो एक बात ये सोची गई कि अगर इस स्पेयर के पोटेंशियल को बढ़ाना है, सॉरी स्पेयर के कैपेसिटेंस को अगर बढ़ाना है, तो स्पेयर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, पोटेंशियल को कम करके बढ़ाया जा सकता है। अब पोटेंशियल कम किसके कारण हुआ, इस नेगेटिव चार्ज के कारण कम हुआ। तो बाद में ऐसा सोचा गया कि अगर इस स्पेयर का पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण ही कम हुआ है, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, इसके पास में नेगेटिवली चार्ज स्पेयर रख देते हैं। इसके पास में क्या कर देते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पेयर रख देते हैं। अगर इस स्पेयर के पास में नेगेटिवली चार्ज स्पेयर रख दोगे तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे स्पेयर के कारण अब यहां नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा। तो अगर नेट पोटेंशियल इस वाले स्पेयर का कम हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस अच्छा खासा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस अच्छा खासा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो अपन क्या कह सकते हैं, किस वाले सिस्टम का, किस सिस्टम का कैपेसिटेंस ज्यादा है, किस सिस्टम की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है। एक तो ये अकेला स्पेयर था, एक ये पूरा सिस्टम है। तो इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम is higher than isolated spare। अकेले स्पेयर का जो कैपेसिटेंस है, अकेले स्पेयर का जो कैपेसिटेंस है, उससे ज्यादा कैपेसिटेंस इस सिस्टम का आएगा। ये पूरा सिस्टम है अपना, ये पूरा अपना क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस जो होगा वो अकेले स्पेयर के कैपेसिटेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। अकेले स्पेयर से ज्यादा कैपेसिटेंस इस सिस्टम का होगा। इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। सच अ सिस्टम ऑफ स्पेयर्स, such a system of spares is called capacitor। इस तरह का जो सिस्टम होता है स्पेयर्स का, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अरे माइक ऑन करके पूछ लो जिसको भी पूछना है। बोलो कुमकुम, क्या पूछना है तुम्हें। पोटेंशियल पर कैपेसिटर, कुमकुम तुम ये वाला एक्सप्रेशन देखो ना, C बराबर क्या होता है, Q बाय V होता है। C बराबर होता है Q बाय V। मैंने ये कहा था अगर अकेला स्पेयर होगा ना, अकेला स्पेयर होगा, केवल आइसोलेटेड स्पेयर है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। आइसोलेटेड स्पेयर का कैपेसिटेंस पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर इस आइसोलेटेड स्पेयर के पास में मैं एक दूसरा स्पेयर ले आऊंगा, इस आइसोलेटेड स्पेयर के पास में अगर मैं दूसरा स्पेयर ले आऊंगा, तो मैं इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकता हूं। तुम एक्सप्रेशन से देखो ना, C बराबर Q बाय V हुआ। C बराबर क्या होता है, Q बाय V। अब इस पे चार्ज तो उतना ही है, अगर किसी तरीके से मैं इसके पोटेंशियल को कम कर दूं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगर किसी तरह से मैं इस V को कम कर दूं, तो इसका C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब V को कम करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे,
नेगेटिव चार्ज कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो ज्यादा है, ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर के पास में है। पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो कम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस वाले स्फीयर से दूर है। तो इस नेगेटिव के कारण जो नेगेटिव पोटेंशियल है और इस पॉजिटिव के कारण जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, उसमें से ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? इस नेगेटिव चार्ज का होगा, जिस कारण से इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो अगर इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। फिर अपन ने ये देखा कि पोटेंशियल कम किसके कारण हुआ? नेगेटिव चार्ज के कारण कम हुआ। तो इसलिए ऐसा करते हैं ना, अगर कैपेसिटेंस को अच्छा खासा अपने को बढ़ाना है तो इस स्फीयर के पास में पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर ही ले लेते हैं अपन, ताकि इसका पोटेंशियल अच्छा खासा कम हो जाए और इसका कैपेसिटेंस भी अच्छा खासा बढ़ जाए। बोलो, किसी को डाउट हो तो फटाफट पूछो। कोई भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लिया करो, शर्माया मत करो। अरे ललित, तू वो कह लेना यार, माइक ऑन करके पूछ ले। अरे यार केशव, जब अपन न्यूट्रल स्फीयर को पास में लेके आए थे, न्यूट्रल स्फीयर को पास में लेके आए थे, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पास खींचेगा ना, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ऐसे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस तरह से। अब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो इस प्लस क्यू चार्ज के पास में है। बस ये बात बताइए मैंने। बोलो, किसी को कुछ भी डाउट हो पूछना है बोलो। सर सर ये पोटेंशियल कैसे डिक्रीज हो रहा है फिर? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हितेश, बाकी सबको समझ में आया क्या? आ गया सर। जयंक सर सर सेकंड वाला केस सेकंड वाला केस बताना है एक बार। अरे माइक से आवाज नहीं आ रही क्या? सर सेकंड वाला केस बताना। अरे यार आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। अब बोलो। सर नेगेटिव चार्ज से पोटेंशियल नेगेटिव कैसे हुआ? नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ना, पोटेंशियल थोड़ी ना। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस k/r नहीं होता है क्या? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूसेस नेगेटिव पोटेंशियल एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस पॉजिटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन नेगेटिव वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव वाला पास में है। तो इसका ओवरऑल पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि पहले इसका पोटेंशियल पॉजिटिव तो था। समझ गया? सर ये 1 का पोटेंशियल फिर डिक्रीज कैसे होगा जब न्यूट्रल स्फीयर को पास लाएंगे?